फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रतिमान विस्थापन क्या है, यानी पैराडाइम शिफ्ट क्या है। ये जितना पेपर 6 के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, उतना ही ये पेपर 5th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का जो हमारा पेपर है। अब पेपर 6 में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको वुमेन्स के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ रहे हैं कि जो स्त्रियों की दशा है या फिर जो भी महिलाएं हैं उनके प्रति जो लोगों की सोच बदली है ना, उससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा मायने रखता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि प्रतिमान विस्थापन क्या होता है, तो इसको जानने से पहले हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये प्रतिमान क्या है। कोई मतलब बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। देखिए, हम सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं और हम सभी का जो दृष्टिकोण है, हम सभी का नजरिया क्या है, अलग अलग है। प्रतिमान का मतलब सीधा सा है कि हमारा किसी चीज को देखने के प्रति नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, या हमारी सोच क्या है, हम किस तरीके से उस चीज को देख रहे हैं। जो चीज हमें सही लग सकती है, हो सकता है आपको वो चीज गलत लग रही हो, है ना। तो प्रतिमान क्या है, हमारा किसी भी चीज को देखने के प्रति हमारा जो नजरिया है उसे ही हम प्रतिमान कह रहे हैं। जैसे कि अगर हम मतलब ऐसे यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है, लेकिन अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि एक लड़की जा रही है और उसके पीछे कोई लड़का जा रहा है, तो उस लड़की के माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट चलने लगते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन वो जो उसके मन में विचार चल रहे हैं वो क्या है, प्रतिमान है। साथ में वो जो लड़का आया उसने कुछ नहीं किया, जस्ट जो लड़की जा रही थी उसको उसका बैग थमाया और चला गया। तो लड़की का जो परसेप्शन था, लड़की का जो दृष्टिकोण है, वो अचानक से चेंज हो गया, है ना। तो वहां पे क्या है, हमारा किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के प्रति हमारा जो परसेप्शन है, जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वो चेंज होता रहता है। इसीलिए हम जो हमारी सोच है, जो हमारे देखने का तरीका है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, प्रतिमान कह रहे हैं। अब ये जो प्रतिमान है, जो हमारा दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वो हमें कहां से मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें सोसाइटी से। हम जिस तरीके के लोगों के साथ रहते हैं, या जैसे हमारे जो एक्सपीरियंस रहे हैं, हमारी जो वैल्यूज है ना, हमारे जो मूल्य है, या फिर हमारे जो बिलीफ्स है, जो भी हमें मिले हैं समाज से, सोसाइटी से, उस बेसिस पे हमने क्या किया है, हमने अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया सेट कर लिया है कि हाँ, कि ये गलत है और ये सही है ना। ऐसा ही तो होता है ना। तो इसीलिए जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसके अकॉर्डिंग हमारा माइंडसेट होता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम रहते हैं, सरवाइव करते हैं। वैसा ही हमारा पहनावा होता है, वैसे ही बात करने का ढंग होता है। किसके वजह से हो रहा है, ये सोसाइटी की वजह से हो रहा है। हमारा जो प्रतिमान है, हमारा जो नजरिया है, वो किस वजह से हो रहा है, सोसाइटी की वजह से हो रहा है। और सोसाइटी का अपना एक क्या है, पैटर्न है। सोसाइटी का जो प्रतिमान है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। किसी भी सोसाइटी को लेके, जैसे अगर एक सोसाइटी है, एक समाज है, उसमें यह माना जाता है कि लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनती हैं, ठीक है। तो वो जो प्रतिमान है वो बहुत ज्यादा मजबूत है और ये प्रतिमान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ऐसा नहीं है, जैसे अगर एक मम्मी को लगता है, मतलब एक मदर है, उनको ऐसा लगता है कि लड़कियों को सूट पहनना चाहिए, जीन्स नहीं पहननी चाहिए, तो वो जो उनका जो दृष्टिकोण है वो आगे आने वाली जनरेशन में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे उनकी जो लड़की होगी वो भी मे बी ये सोचेगी कि सूट पहनना अच्छी बात है और जीन्स पहनना गलत बात है। लेकिन हो सकता है कि वो अपने नजरिए से देखे और उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए, है ना। मतलब नजरिया चेंज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये हैं कि जो मदर का पॉइंट ऑफ व्यू है वही आगे आने वाली जनरेशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा। और ये जो समाज का जो परसेप्शन है, जो समाज का मतलब माइंडसेट है, उसको चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि समाज के अपने बिलीफ्स हैं, अपने विश्वास रखे हुए हैं कि जो चीज सही है वो चीज सही है। और समाज में एक पैटर्न फॉलो होता रहता है, उनका खुद का एक नजरिया होता है कि यही चीज ठीक है। और ये जो है वो जनरेशन वाइज चलता ही रहता है और हर समाज, हर सोसाइटी के अपने एक रूल्स होते हैं। तो आपको बेसिकली ये प्रतिमान समझ आया होगा कि किसी भी चीज को देखने का जो नजरिया है, जैसे कि मैं हमेशा ही एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप एक सूट की दुकान पे जाते हैं, वहां आप देखते हैं कि आपको कोई सूट पसंद आता है और कोई सूट पसंद नहीं आता है ना। तो ऐसा होता है, लेकिन उस दुकान के सारे सूट बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी का देखने का नजरिया अलग अलग है। वो जो नजरिए की बात हो रही है, वो जो सोच की बात हो रही है, वो जो देखने की बात हो रही है, वही क्या है, प्रतिमान है।
ठीक, अब प्रतिमान आपको समझ आ गया है तो प्रतिमान अभी मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि दृष्टिकोण या नजरिया, सोच या किसी भी चीज को देखने का नजरिया। ठीक है, हो सकता है कि जो चीज हम सोच रहे हैं वो सही हो या गलत हो। जैसे कि हमारा एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि जो लड़के हैं वो बहुत ही ज्यादा शैतान होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा नालायक होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा उत्कल्ली होते हैं। बट क्या ऐसा रियल में होता है? ये तो मेरा परसेप्शन है, ये मेरा नजरिया है। ऐसा भी हो सकता है कि लड़के बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेरा दृष्टिकोण है, मेरा परसेप्शन है, मेरा नजरिया है ना। तो ये मेरा नजरिया किस वजह से है? सोसाइटी ने हमें जो भी वैल्यूज दी हैं, जो भी थॉट्स दिए हैं, उस वजह से हमारा ये परसेप्शन है। और ऐसे ही सोसाइटी का परसेप्शन बैठता है। और सोसाइटी क्रिएट किससे होती है? लोगों से क्रिएट होती है। तो ऐसे ही क्या बनता है? एक प्रतिमान बन जाता है किसी सोसाइटी का। ठीक है, क्योंकि वो जनरेशन वाइज चल रहा है तो पूरी एक कम्युनिटी डेवलप हो गई है। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रतिमान क्या है? अनुभवों, मान्यताओं, विश्वासों एवं मूल्यों का समुच्चय है, यानी कलेक्शन है। हम अपने माइंड में एक ढांचा तैयार कर लेते हैं, उसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि हाँ ये ठीक कर रहा है, ये गलत कर रहा है। ठीक है ना। तो साथ में क्या है जो हमारे ज्ञान को प्रभावित करता है कि वह वास्तविक है और हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो आई होप प्रतिमान का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब वहीं अगर हम बात करें, देखिए इसको अगर आपने समझ लिया है तो प्रतिमान विस्थापन को समझने में आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। प्रतिमान विस्थापन का मतलब होता है आपकी जो सोच है ना, आपका जो दृष्टिकोण है उसका बदलना, उसका परिवर्तित हो जाना। जैसे कि पहले के जमाने में लोग सोचते थे कि महिलाओं को पढ़ा के क्या करेंगे, लड़की है इसकी तो शादी हो जाएगी। लेकिन आज के जो माता पिता हैं, जो प्रेजेंट टाइम में है, उनकी सोच बदल रही है। उनकी इस सोच का बदलना, उनकी इस सोच का बदलना ही क्या कहला रहा है? प्रतिमान विस्थापन कहला रहा है, यानी पैराडाइम शिफ्टिंग कहला रहा है। वहीं अगर हम बात करें किसी और चीज को लेके, अगर हम चले कि जैसे पहले की बात होती थी कि लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनती थी, लेकिन आज के जमाने में आप देखते हैं लोग शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं। लड़कियों की अगर बात करें हम, तो उस चीज के प्रति भी लोगों का नजरिया चेंज हो रहा है ना। मतलब हम पहले अलग तरीके की चीजें करते थे, अलग तरीके की एक्टिविटीज करते थे, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, कई प्रकार की कुप्रथाएं थी, अलग अलग दृष्टिकोण था। उस जो स्टीरियोटिपिकल जो चीजें थी, उन रूढ़िवादी सोच से निकलना, कुल मिला के जो कुरीतियां थी, जो भी कुप्रथाएं थी, उनसे निकलकर अपनी सोच को डेवलप करना, किसी भी लड़की के प्रति, किसी भी महिला के प्रति, किसी भी संस्थान के प्रति अपनी सोच को बदल पाना। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रतिमान विस्थापन कहलाएगा। एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप देखें तो ये आप कह सकते हैं कि किसी की सोच में आने वाला जो परिवर्तन है, किसी के भी बेसिस पे ले सकते हैं कि जिसकी भी सोच में परिवर्तन आ रहा है ना, विस्थापन हो रहा है, उसकी सोच का परिवर्तित हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं? प्रतिमान विस्थापन कह रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो प्रतिमान जो विस्थापन है उसकी बात सबसे पहले किसने की थी? तो जो अमेरिका के एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था थॉमस कुन। उन्होंने 1962 में एक बुक लिखी थी जिनका नाम था कि द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, जिसमें इन्होंने बात की थी पैराडाइम की। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ ये वर्ड। ज्यादातर जो एजुकेशनल फील्ड है उसमें तो ये शब्द आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। तो अब हम क्या देखेंगे कि विमेन्स एजुकेशन और जो जेंडर एजुकेशन है उसके जो प्रतिमान है, अभी तक हमने ये देखा कि प्रतिमान क्या है और प्रतिमान विस्थापन क्या है। क्योंकि हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में पढ़ रहे हैं, इसलिए अब हम ये देखेंगे कि किस काल में महिलाओं की स्थिति या महिलाओं के प्रति लोगों की सोच क्या थी और किस किस तरीके से परिवर्तन आता चला गया। वैदिक काल में क्या स्थिति थी, उत्तर वैदिक काल में क्या स्थिति थी, मध्य काल में क्या स्थिति थी, फिर हम ब्रिटिश काल में क्या स्थिति थी, अब प्रेजेंट टाइम पे यानी आधुनिक काल में क्या स्थिति है, इन सभी को देखेंगे। ठीक, अब हम समझ ही चुके हैं कि प्रतिमान विस्थापन क्या होता है। तो देखिए, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो चाहे वो इनफॉर्मल एजुकेशन हो, सभी तरीके की जो शिक्षा है वो मनुष्य के लिए जरूरी होती है। ठीक है, औपचारिक आप समझते ही हैं जो विद्यालय में दी जाती है, और
अनौपचारिक वो जो परिवार से मिलती है या समुदाय या समाज से मिलती है। ठीक है, आपको मतलब रूल्स नहीं बताए जाते हैं फैमिली में, आप ऐसे ही सीख लेते हैं चीजों को कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। ठीक है, लेकिन हमें जो फॉर्मल एजुकेशन है वो भी लेना उतनी ही जरूरी है, क्योंकि हमें ना वो मोरालिटी आती है। कहते नहीं विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनय प्रदान करती है ना। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और रही बात सीखने की, तो सीखना जीवन भर चलता रहता है, और जो सीखना है वो हमें सभ्य बनाता है। सीखना केवल विद्यालय में जाके ही सीखना नहीं है, आप ताउम्र सीखते हैं। वहीं अगर हम बात करें, जो जीव जंतु हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो भी अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि किस तरीके से आपको सरवाइव करना है। अगर आंधी आ जाती है तो आपको क्या करना है, या फिर कोई बड़ा पक्षी आपको खाने आता है तो आप क्या करेंगे, या इसी तरीके से एनिमल्स अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि आपको किस तरीके से सरवाइव करना है इस दुनिया में। तो अगर हम देखें तो शिक्षा का इतना मतलब महत्व है, तो हम क्यों देखते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा से पीछे रखा जाता है? क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके की एजुकेशन जरूरी है, तो क्यों पुरुषों को आगे रखा जाता है, क्यों महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती है, क्यों इस चीज के प्रति इंसान का जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वो नहीं चेंज हो पा रहा है ना। तो बेसिकली ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं जेंडर एजुकेशन को, या फिर हम कह सकते हैं जो विमेन्स एजुकेशन है उसको हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए ताकि जो पुरानी जो रूढ़ियां हैं, पुराने जो भी धारणाएं लोगों के मन में है, क्योंकि आगे आके किसी ना किसी को तो मतलब आगे आना ही पड़ेगा, चीजें प्रेजेंट करनी पड़ेंगी लोगों के सामने कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तब जाके लोगों के सामने वो चीजें आ पाएंगी। वरना एक सोसाइटी है, सोसाइटी ने अपना एक परसेप्शन क्रिएट कर रखा है, ये नहीं करती है लड़कियां, वो नहीं करती हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो लड़कियों के लिए होनी चाहिए, कई तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए, और सरकार द्वारा कई तरीके के जो कदम है वो उठाए गए हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, हम ये देखने जा रहे हैं कि जो स्त्रियों की शिक्षा और जो लैंगिक शिक्षा है, यानी जो वुमेन्स एजुकेशन है और जो जेंडर एजुकेशन है, उसके जो पैराडाइम शिफ्ट है वो किस तरीके से हुआ है। ठीक है, हम वैदिक काल से समझेंगे और जो प्रेजेंट टाइम पे आधुनिक काल तक का हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इनको समझे उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो एजेंसीज हैं, जो एजुकेशन की जो एजेंसीज हैं, जहां जहां से शिक्षा मिलती है, इनको समझना क्यों जरूरी है, वो अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें अनौपचारिक अभिकरण, अभिकरण का मतलब होता है एजेंसी। ये जो अनौपचारिक शिक्षा है वो हमें कहाँ से मिल रही है? यहाँ पे कोई रूल नहीं है, यहाँ पे कोई करिकुलम नहीं है, यहाँ पे कोई टाइम नहीं सेट है कि आपको प्रॉपर इतने घंटे बैठ के पढ़ना है। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपको चीजें, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, जो लोगों का आदर करना है, वो आपको आता जा रहा है। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक एजेंसीज वो होती हैं जिसमें कोई रूल नहीं होता है, कोई निश्चित टाइम टेबल नहीं है, कोई समय सारणी नहीं है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है। तो ऐसे एजेंसीज को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक एजेंसीज कहते हैं, जिसमें परिवार आता है, समाज आता है, समुदाय आता है, और भी कई सारी चीजें ईटीसी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें औपचारिक अभिकरण, जहां पे रूल एंड रेगुलेशन होंगे, प्रॉपर इन्वायरमेंट होगा, आपको बैठ के बंध के पढ़ना पड़ेगा, एक निश्चित टाइम टेबल होगा, और आप एक उद्देश्य के लिए पढ़ रहे होंगे, तो वो क्या कहलाएगी? ऐसी जो एजेंसीज होती हैं वो हमारी औपचारिक एजेंसीज कहलाती हैं, जिसमें विद्यालय आता है, संग्रहालय आता है, जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय आता है, और भी कई सारी चीजें। अगर हम लोग देखें तो अंशोपचारिक अभिकरण, अंशोपचारिक का मतलब है एक तरीके से मनोरंजन के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को, तो उसको हम अंशोपचारिक अभिकरण कह रहे हैं। जैसे कि कोई एडवर्टाइजमेंट देख रहा है, किसी न्यूज को सुन रहा है, किसी न्यूज़पेपर को पढ़ा जा रहा है, तो वो सारी एजेंसीज क्या कहला रही हैं? जिसमें है पूर्ण रूपेण उद्देश्य शिक्षा को प्रदान करना नहीं है, मतलब पूरी तरीके से शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं है। टेलीविजन है, टेलीविजन पे कोई मूवी आ रही है तो उसके थ्रू आपको मोरालिटी सिखाई जा रही है ना, मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि गलत करने वालों के साथ गलत हो रहा है, सही करने वालों के साथ सही हो रहा है। तो इस तरीके की जो एजेंसीज हैं वो क्या कहलाती हैं? अंशोपचारिक अभिकरण कहलाती हैं। अब देखिए मेन मुद्दा ये है यहाँ पे शिक्षा की जो एजेंसीज हैं वो बताने का ये मुद्दा ये है कि जो बालक है उसकी शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? परिवार से, यानी फैमिली से शुरू होती है। ठीक है, समुदाय समाज में वो बाद में आता है। पहले जो उसकी माता होती है
हैं वो उसको लाड़ दुलार करती हैं और पहली शिक्षिका कौन होती हैं, माता ही होती हैं। उसके बाद में वो कहीं समाज या समुदाय में आ पाता है। देखिए पर्टिकुलर ये चीज बताने का मेरा ये मोटिव है या ये पर्पस है मेरा कि जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी शिक्षा की जो नींव है वो फैमिली से पड़ती है और जो परिवार वाले हैं वही प्रमोट नहीं करते हैं वुमेन्स एजुकेशन को या जेंडर एजुकेशन को। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं जिनके माध्यम से हम शिक्षा लेते हैं और वही क्या है साथ नहीं देती हैं, जो स्त्री शिक्षा है या जेंडर एजुकेशन है उसके प्रति बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं दिखाती हैं। तो इस वजह से क्या है, हालांकि आप एडवर्टाइजमेंट में भी आप देखते होंगे या स्कूल में भी देखते होंगे, स्कूल करिकुलम में भी बुक्स में ऐसे फोटोज छपे होते हैं जिसमें पुरुष भी काम करते हुए दिखाए जाते हैं, है ना। और ऐसे ही हम परिवार में भी कई सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो अपनी, बल्कि कई सारी नहीं, ज्यादातर फैमिलीज में ये इंक्रीमेंट आया है कि वो एटलीस्ट अपनी लड़कियों को पढ़ाने के बारे में तो सोचते ही हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको डिस्कस किया हुआ है क्योंकि ज्यादातर जो हाथ है वो फैमिली का ही है और फैमिली के बाद विद्यालय का और विद्यालय के बाद समाज या सोसाइटी का। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पैराडाइम शिफ्ट किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो ये जो एजेंसीज हैं उनमें भी क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है सोच के प्रति, क्योंकि इंसान की सोच बदली तो जो साधन थे, जो माध्यम थे, उनको भी, उनमें भी क्या हुआ, बदलाव आया, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो स्त्री शिक्षा है उसके प्रति अगर हम प्रतिमान विस्थापन की बात करें तो हमें पीछे पुराना इतिहास देखना पड़ेगा, तब जाके हमें चीजें समझ आएंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल में कोई भेदभाव नहीं था, स्त्री पुरुष सब समान थे, सारे काम को करते थे साथ साथ में, मतलब चाहे वो गाना हो, धर्म से संबंधित हो, किसी भी तरीके से, मतलब महिलाएं कोई भी काम कर सकती थी अपनी इच्छा के अनुसार, वहां पे कोई उन्हें रोक टोक नहीं थी वैदिक काल में। वहीं अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में, जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, क्योंकि हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था यहाँ पे हो गई थी, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें थोड़ी सी गिरावट आई और कई सारे जो मतलब कुरीतियां थी उन्होंने जन्म ले लिया। कहाँ, उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे जैन और बौद्ध धर्म भी थे। देखिए जो जैन और बौद्ध धर्म का जो थे, उन्होंने स्त्रियों को थोड़ा सा प्रमोट किया, उनकी शिक्षा को प्रमोट किया, लेकिन जो अलग धर्म के लोग थे उसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी, जो दशा थी, वो धीरे धीरे घट रही थी, उनका हाश हो रहा था। तो कुल मिला के उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की जो स्थिति थी, जो शिक्षा के प्रति महिलाओं का मतलब थोड़ा सा था, तो वो कम होने लगा था। महिलाओं को, स्त्रियों को शिक्षा इसी काल में जो है धीरे धीरे कम की जाने लगी थी और महिलाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और जो पुरुष थे वो केंद्र में आ चुके थे, पुरुषों को प्रधान माना जाने लगा था। कहाँ, उत्तर वैदिक काल में। हालांकि जो जैन और जो बुद्ध धर्म के जो लोग थे उन्होंने स्त्री शिक्षा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, स्त्रियों को प्रमोट किया, लेकिन और जो कई सारे धर्म के लोग थे वो मतलब उपेक्षा करते थे। सबसे ज्यादा जो दुर्दशा हुई है वो मध्यकाल में ही आप देखेंगे। जो मुस्लिम काल आया उसमें आप देखते हैं कि जो कुरीतियां थी, जो कुप्रथाएं थी, वो चरम सीमा पे थी, चाहे वो बाल विवाह हो गया या फिर एक से ज्यादा विवाह करने की जो प्रथा थी। अगर आपने जोधा अकबर जो नाटक है वो देखा होगा, उसमें आप देखते हैं कि जो अकबर हैं वो कम से कम नहीं तो हजारों रानियों के साथ रहते हैं। तो वहां पे कहाँ क्या हो रहा है, वहां पे जो पुरुष हैं उनको कितने भी विवाह करने की आजादी है, वो किसी को भी उठा के विवाह कर सकते हैं। और साथ में जो विधवा विवाह था या फिर जो भी कुप्रथाएं थी, सती प्रथा थी, इस तरीके की जो प्रथाएं थी वो मध्यकाल में ही उपजी और स्त्रियों की दुर्दशा होनी यहाँ से भी शुरू हो गई। मतलब चरम सीमा थी यहाँ पे स्त्रियों की दुर्दशा होने की। उसके बाद अगर हम ब्रिटिश काल में आए तो ब्रिटिश काल में क्या था, महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सा सुधार आया और महिलाओं की जो कुप्रथाएं चलाई जा रही थी, जो कि मध्यकाल में शुरू हुई थी, उनका हनन होना शुरू हो गया। उनको खत्म करने के लिए जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने सती प्रथा का अंत किया विलियम बेंटिक के साथ में, और साथ में बहुत सारी जो कुप्रथाएं थी, जो बाल विवाह है या एक्सेट्रा जो भी कुप्रथाएं हैं, उनको समाप्त किया गया। और जो स्वतंत्रता
आंदोलन था, है ना, स्वतंत्रता के आंदोलन के प्रति भी जो महिलाएं थी उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया। साथ में जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति में पूर्ण रूप से सुधार आ गया, हालांकि लोगों की सोच उतनी डेवलप नहीं हो पाई। अब देख रहे हैं कि लगातार परसेप्शन, लोगों का जो दृष्टिकोण है वो चेंज होता चला जा रहा है हर एक काल में। अभी हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन के साथ में देखेंगे जिससे कि आपको लिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो आधुनिक काल है उसमें क्या हुआ, रूल एंड रेगुलेशन के साथ में महिलाओं को अधिकार दे दिए गए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो मौलिक अधिकारों को देता है, सभी को स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति, हर महिला, कोई भी लिंग, कोई भी जाति के प्रति कोई भी असमानता नहीं देखने के लिए मिलती है भारत देश में। तो संविधान में ये साफ सुथरी तरीके से लिखा हुआ है। तो महिलाओं को पूर्ण रूप से नियमों के साथ में अधिकार दिए गए जिससे कि कोई में उनके ऊपर उंगली ना उठा सके या उनसे कुछ कह ना सके, है ना। तो रूल एंड रेगुलेशन के साथ में जितनी भी कुप्रथाएं थी उनको समाप्त किया गया, यानी इंसान का जो दृष्टिकोण था वो किस किस तरीके से चेंज हुआ यहाँ पे आप देख ही चुके हैं। अब हम इनको डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने बात की वैदिक काल की। वैदिक काल में क्या था, को एजुकेशन की भी प्रथा थी कि लड़के लड़कियां साथ में भी कार्य कर सकते थे, पढ़ सकते थे, ठीक है। तो स्त्री और पुरुषों के मध्य कोई भेदभाव नहीं था, मतलब तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम ये काम मत करो, ऐसा कुछ नहीं था वैदिक काल में। उसके बाद अगर हम बात करें तो मतलब आदर मिलता था, लड़कियों को लड़कियों की तरह नहीं ट्रीट किया जाता था कि तुम अलग रहो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। तो यहाँ पे क्या है, आदर मिलता था, सभी को उनकी स्थिति के अनुसार मिलता था और मिलजुल कर कार्य किया करते थे, चाहे वो कोई पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, साथ में काम किया करते थे। आजीविका चलाने के लिए महिलाएं भी कार्य कर सकती थी और पुरुष भी कर सकते थे, ठीक है। मतलब अगर जीवन यापन करना है तो जरूरी नहीं है कि पुरुष ही काम करेंगे, ठीक। यहाँ पे महिलाएं भी कार्य कर सकती थी और उन्हें धर्म की स्वतंत्रता थी, सामाजिक रूप से वो स्वतंत्र थी। तो कुल मिला के इस चीज की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें वेदों से ये जानकारी मिलती है कि वहां पे क्या है, महिलाओं और पुरुषों में कोई भेद नहीं था, मतलब अभेदपूर्ण शिक्षा का प्रावधान था। कहाँ पे, वैदिक काल में। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो जैसे जैसे चीजें बढ़ी, डेवलप हुई चीजें, वैसे वैसे क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में जो कर्म कांड थे, जो भी ब्राह्मणीय, अभी मैंने कहा कि चीजें बदल रही थी, परिवर्तित हो रही थी, लोगों का जो दृष्टिकोण है वो परिवर्तित हो रहा था चीजों के प्रति। तो इसलिए जो धर्म, जो नए धर्म थे उनका भी उदय हो रहा था, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। और क्या हुआ, जो स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें हाश आया, उनका जो स्थान था वो पुरुषों से नीचे आने लगा, मतलब स्त्रियों को अब पुरुषों के बराबर नहीं समझा जाता था। कहाँ, उत्तर वैदिक काल में। और यहीं पे कई सारी कुप्रथाएं, जैसे बाल जो विवाह है और कई सारी प्रथाओं ने इसी काल में जन्म लिया, ठीक है। लेकिन जो जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म थे उनके अनुसार जो स्त्रियां थी वो शिक्षा ले सकती थी अन्य धर्मों के मुकाबले। तो यहाँ पे जो स्त्रियां थी वो शिक्षा ले सकती थी और अब जो जैन और बौद्ध धर्म थे उनकी शिक्षाओं का प्रसार भी कर सकती थी, ताउम्र कर सकती थी, कोई उन्हें रोकथाम नहीं थी। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो मध्यकाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको हम मुस्लिम काल भी कहते हैं। और यहाँ पे सबसे बुरी स्थिति जो महिलाओं की रही, जैसे कि मैंने भी कहा, दयनीय दशा रही, तो वो मुस्लिम काल में ही रही थी। और साथ में यहाँ पे जो पर्दा प्रथा है, जो बाल विवाह है, जौहर करने की जो प्रथा है, बहुपत्नी जो है, वो सारी कुप्रथाएं यहाँ थी। जौहर, आपने मूवी पद्मावत देखी होगी, उसमें वो जो रानी होती हैं वो क्या कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं, आग में कूद के हत्या, मतलब अपनी आत्महत्या कर लेती हैं कई सारी रानियां एक साथ, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रथाएं थी वो यहाँ पे चली आ रही थी कि जब महिलाओं को जबरदस्ती घसीटा जाता था या उन्हें ले जाने के लिए कोई आता था, कोई राजा अलग राज्य का, तो वो आग में कूद के मतलब मरना ज्यादा पसंद करती थी किसी और पुरुष के साथ जाने से, ठीक है। तो इस तरीके की कुप्रथाएं यहाँ पे आई। उसके बाद अगर हम देखें तो स्त्री शिक्षा का अभाव यहाँ पे देखा गया, लेकिन जो कुलीन या फिर अच्छे घर की जो स्त्रियां होती थी वो शिक्षा को ले लेती थी, लेकिन शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, वो स्वयं से ही शिक्षित हुआ करती थी घर में रह के, ठीक है। फिर अगर हम बात करें
तो जैसे यहाँ पे वही वाला शासन था कि पहले जो स्त्री है वो पिता के अधीन रहेगी, फिर अपने पति के अधीन रहेगी, फिर अपने पुत्र के अधीन रहेगी। तो ये वाली व्यवस्था क्या थी, यहाँ पे भी थी। जो महिलाएं थी उनको ऐशो आराम की चीज समझा जाता था कि महिलाएं सिर्फ जो है वो ऐशबाजी करने के लिए हैं, है ना। इस तरीके की चीजें, इस तरीके की धारणाएं थी स्त्रियों के बारे में। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात हुआ करती थी कि महिलाओं को सुख सुविधा दी जाती थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर जो पक्षी है उसको सोने के पिंजरे में भी बंद करके रखा जाए तो भी वो उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पक्षियों को उड़ने देना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आप ऐशो आराम दे भी रहे थे तो क्या ही फायदा, है ना। तो आप उनको बिल्कुल पैरों की जूती समझे जा रहे हैं। तो इस तरीके की धारणाएं कहाँ थी, मध्यकाल में, या फिर हम कह सकते हैं मुस्लिम काल में। फिर अगर हम बात करें ब्रिटिश काल की, ब्रिटिश काल में क्या हुआ, जब अंग्रेजों का शासन आया तब क्या हुआ, स्त्रियों की शिक्षा में थोड़ा सा सुधार हुआ और स्त्री शिक्षा के प्रयास किए गए। उसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, तो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे सुधर रही थी। और साथ में बाल विवाह निषेध कर दिया गया था कि कोई भी जो लड़की है उसकी शादी, क्योंकि बाल विवाह में हम देखते थे कि छोटी सी लड़की है उसकी शादी बुढ़ऊ से करवा दी है, और बाद में क्या करते थे, सती प्रथा चला रहे हैं कि इसका पति मर गया है तो इसको चिता पे बैठा दो। तो ये तो चीज गलत थी। तो ब्रिटिश काल में इस चीज को निषेध कर दिया गया था। और साथ ही में 1829 ईस्वी में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का भी अंत कर दिया था। क्योंकि हम उस कहानी से सभी वाकिफ हैं कि राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी उनके साथ ही हो रहा था कि उनके भैया की डेथ हो गई थी, तो उनकी भाभी को चिता पे बैठाला जा रहा था। तो इस वजह से उन्होंने जलने नहीं दिया था अपनी भाभी को। तो इस तरीके की कहानी है। तो उन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था। साथ ही में अगर हम बात करें तो विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध भी इन्होंने आवाज उठाई थी। देखिए, पुरुष कितने भी विवाह कर लें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अगर महिलाएं इस बारे में बात करें, जैसे अगर कोई स्त्री है और वो मतलब युवती है और उसका पति मर गया है तो उसको दूसरा विवाह करने की इजाजत नहीं थी। मतलब पुरुष कितनी भी शादियां कर सकते हैं लेकिन महिलाओं को ये मतलब इजाजत नहीं थी कि वो दूसरा विवाह कर सकें। तो इस तरीके की जो दशाएं थी उनके प्रति भी क्या है, आवाज उठाई गई कि जो महिलाएं हैं वो भी दूसरा विवाह कर सकती हैं और अपना जीवन यापन कर सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सुधार की स्थिति आ गई और यहाँ पे महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक सुधार देखे गए। साथ ही में कुछ लोग थे, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कई महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग भी लिया, जिसमें कई सारे लोग थे, जिसमें से मैंने कुछ के नाम यहाँ लिख रखे हैं, जैसे रानी जो चेन्नम्मा थी, उसके बाद लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल थी और कस्तूरबा गांधी थी। तो इन सब ने एक मिसाल कायम की, मतलब महिला सशक्तिकरण के प्रति लोग मिसाल कायम कर दी, क्योंकि लोगों को मोटिवेशन आया और जो महिलाएं थी उनको भी इन लोगों को देख के मोटिवेशन मिला, है ना। तो लोगों का जो परसेप्शन था, लोगों का जो दृष्टिकोण है, आप बदलते हुए देख ही रहे होंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में और ज्यादा स्थिति सुधर गई। लैंगिक भेदभाव को भी समाप्त कर दिया गया, है ना। कोई भी लड़का या कोई भी लड़की नहीं, फिर से स्थितियां वैसी ही आ गई। और साथ में संविधान में अधिकार भी दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि हमारे संविधान में, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग महिलाओं को उनके अधिकारों के साथ में, कानूनी नियमों के साथ में उनके अधिकार दिए गए, ताकि कल को कोई ऑब्जेक्शन ना उठा सके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो कुप्रथाएं थी उनकी जागरूकता के लिए, जैसे मैंने भी कहा कि कोई कुप्रथा का अंत करने के लिए नियम बनाने जरूरी हैं, वरना कल को फिर से वो कुप्रथा जन्म ले सकती है। इसीलिए कई सारे नियम भी बनाए गए जिससे कि कुप्रथाएं मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से ही दब जाए। और जो कि संविधान में अगर हम बात करें तो जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो 18 वर्ष के बाद ही आप कर सकते हैं। अगर हम पुरुषों की बात करें या लड़कों की बात करें तो 21 साल के बाद ही आप अपने लड़के का विवाह कर सकते हैं, तभी वो वैध माना जाएगा, ठीक है। मतलब तभी उसको अप्रूव किया जाएगा सरकार की तरफ से। अगर हम बात करें तो घरेलू हिंसा बहुत होती थी, क्योंकि जो मतलब पुरुष थे वो अपने आप को ही सब कुछ समझते थे, है ना। मतलब हम सब कुछ है, मेरी बात मानो, मेरे पैर दबाओ, जस्ट ऐसे, ठीक। तो उस तरीके से क्या है, महिलाओं को बहुत कुछ सहना पड़ता था और अगर नहीं सहती थी तो उन्हें मार खानी पड़ती थी।
वो मार खाती थी, तो इस तरीके के जो अधिनियम थे और कुछ नहीं कह पाती थी, तो सरकार द्वारा ये रूल बनाया गया, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में ये बना, जिसके माध्यम से अगर कोई भी मारा पीटी करता है घर में, है ना, मतलब कलेश करता है घर में, तो महिला क्या कर सकती है, अपने बचाव के लिए इसके प्रति भी एक्शन ले सकती है। साथ में 1987 ईस्वी में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना, और उसके बाद अगर हम देखें तो धारा 498A के तहत दहेज प्रथा को निषेध किया गया। सन 1961 ईस्वी में इसके प्रति भी एक्शन लिया गया और नियम और रूल्स बनाए गए। साथ में देखिए इसमें क्या हुआ, स्त्रियों की शिक्षा में प्रगति हुई, और जो पुरातन प्रतिमान थे, जो भी प्राचीन काल से चले आ रहे थे, जो रूढ़ियां थी, उनमें बदलाव आया। कहां आधुनिक युग तक आते आते जो प्रतिमान थे, जो दृष्टिकोण थे, जो पुराने रीति रिवाज थे, उससे क्या हुआ, लोगों का दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया। और आज आप देख ही पा रहे हैं कि मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूं खड़े होके, इसका क्या मतलब है कि लोगों की सोच कुछ तो बढ़ी है, कुछ तो बेहतर हुई है, कि हाँ लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं या बन सकती हैं, या उन्हें भी जीने का अधिकार है, या उन्हें भी उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी की पुरुषों को है। अब हम लोग फटाफट से ये देखेंगे कि जो प्रतिमान विस्थापन है उसकी आवश्यकता क्या है या उसके महत्व क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसकी आवश्यकता एवं महत्व को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं महत्व भी डाल लेती हूँ। आप दोनों में कोई भी चीज पूछी जाए तो आप महत्व पूछा जाए तो महत्व में ये बता दीजिएगा, अगर आवश्यकता पूछी जाती है तो आवश्यकता में, वरना आप अपने पास से भी बना के लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे हैं समय में परिवर्तन होने के साथ साथ प्रतिमानों में भी परिवर्तन आना जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा दृष्टिकोण चेंज होता रहता है। मैंने अभी कहा कि समय परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो क्या है, हमारे प्रतिमान है, किसी भी चीज को देखने का जो नजरिया है, जैसे कि हम पहले ही देख रहे थे, और राजा राम मोहन राय का जो व्यू था, जो दृष्टिकोण था, उनके दृष्टिकोण ने महिलाओं की स्थिति को बदल के रख दिया। तो ऐसे ही क्या है, लगातार चेंजेस आते रहते हैं समय के अकॉर्डिंग, यानी हम कह सकते हैं कि पुराने प्रतिमान में बदलाव आना जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें, लैंगिक मुद्दे, जो भी जेंडर इशू है, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, जटिल होते जा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करना चाहिए, जिनको सुलझाने के लिए नवीन प्रतिमान की आवश्यकता है। ठीक है, नए जो दृष्टिकोण है या फिर नई सोच की जरूरत है इसके प्रति। अगर हम बात करें तो नवीन तकनीकी ज्ञान के साथ साथ नवीन प्रतिमान भी आते जा रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। हम कई जगह सोशल साइट्स पे भी देखते हैं कि जेंडर एजुकेशन दी जाती है, या सेक्स से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है, या फिर बात की जाती है, प्रमोट किया जाता है वुमेन्स एजुकेशन को। तो क्या है, उससे क्या हो रहा है, लोगों की सोच डेवलप हो रही है, लोगों का हर चीज के प्रति नजरिया बदल रहा है। तो एक पॉइंट ये भी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रतिमानों का विस्थापन सामाजिक परिवर्तन एवं गतिशीलता के लिए भी आवश्यक है। यानी जब ये बदलेगा विचार लोगों का कि हाँ वुमेन और मेन एक जैसे हैं, क्योंकि जो मदर नेचर है वो तो सबको एक बराबर मानती है, ये तो सोसाइटी ने बना दिया कि महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे। तो अगर दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो दोनों को ही साथ में रहना जरूरी है, और तभी एक अच्छी सोसाइटी डेवलप हो सकती है, एक अच्छे समाज का विकास हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लोकतंत्रीय आदर्श में स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा के प्रतिमानों में विस्थापन होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो समाज की कुरीतियों की समाप्ति के लिए भी जो हमारा प्रतिमान विस्थापन है वो आवश्यक है। स्त्री पुरुषों के मध्य स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भी जो जेंडर एजुकेशन है उनमें नवीन प्रतिमानों की आवश्यकता है। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। हालांकि आप इसमें सुझाव और जो उपाय हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको भी डिस्कस कर लूंगी, नहीं तो ये वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।